पहली सुर्खी बिहार से है। पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार सरकार की जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी। बिहार में जाति सर्वेक्षण का पहला दौर 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था और दूसरा दौर 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और 15 मई तक चलने वाला था। सर्वेक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की बेंच ने सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत रोकने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि अब तक जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए और मामले में फैसला आने तक किसी के साथ साझा न किया जाए। ये कहते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 जुलाई तक के लिए टाल दी। हाईकोर्ट ने फैसला 3 अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। इन याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा जाति जनगणना कराए जाने को चुनौती देते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी। जनगणना के तहत किए जा रहे सर्वे में लोगों से जाति, लिंग, धर्म, शैक्षिक और वित्तीय स्थिति समेत कुल 28 प्रश्न किए जा रहे हैं। बिहार की लगभग सभी पार्टियों ने इस कदम का समर्थन किया था, लेकिन इस जनगणना की मांग को भारत सरकार ने नकार दिया था। आज कोर्ट के फैसले के बाद भी नेताओं के रिएक्शंस आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उनके डिप्टी तेजस्वी यादव तक, सुनिए सबने क्या कहा। एक बार पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, ये जाति कास्ट सेंसस नहीं, ये सर्वे था और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर सुनवाई हुई। पहलवानों की ओर से कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। 27 अप्रैल को पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने बताया था कि ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और उसी दिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भी ली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तब मामले को बंद नहीं किया था, बल्कि कहा था कि वो इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। आज फिर से सुनवाई हुई। पहलवानों ने हलफनामा देकर कहा कि मामले की जांच ठीक से नहीं हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से सवाल पूछा। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 7 शिकायतें हैं, इसलिए समय लग रहा है। नाबालिग पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है, बाकी 6 पीड़िताओं के बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ये भी जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी को सुरक्षा भी दी गई है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले को बंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दी गई थी, जो कि हो गया है। इससे पहले कल यानी कि 3 मई की देर रात जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने में जमकर हंगामा हुआ था। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने दावा किया था कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। आप सुनिए। तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। इधर आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया। हमें धक्के मारने लग गया तो फिर हम उनको बोलने लगे। तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया था। अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बैंड की गाली दी उसने। मैं बोली गाली कैसे देती? इतनी देर में पुलिस वाला दूसरा था, वो ड्रिंक कर रहा था, उसको अंदर पकड़ लिया, चला गया, छिपा दिया उसको। एक ने सिर फोड़ दिया, एक का इधर से दुष्यंत का, वो हॉस्पिटल में गया है अभी। घटना के जो वीडियो सामने आए उसमें पहलवान साक्षी मलिक रोती हुई नजर आई। जब पहलवान विनेश फोगाट प्रेस को संबोधित कर रही थी तब वो भी रो दी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ लोगों ने धरना स्थल पर फोल्डेबल कॉट्स यानी फोल्ड होने वाली चारपाई ले जाते हुए उन्हें देखा गया। जब उनसे सवाल किया गया तो वो आक्रामक हो गए और पहलवान इसी बहस में शामिल हो गए। दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि पहलवानों ने बिना कारण एक पुलिस वाले को दबोचा, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की। पुलिस ने यह भी दावा किया कि किसी पहलवान को नहीं पीटा गया है।
आधी रात को धरना स्थल पर हंगामा हुआ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता भी धरना स्थल पर चले गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहलवानों से मिलने से रोक दिया और हिरासत में ले लिया, बाद में छोड़ा। तीसरी सुर्खी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बनाई है। उन्होंने आज चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। ये चर्चा लंबित मुद्दों को हल करने और सीमावर्ती इलाकों में शांति सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री से भी मिले और अपने रूसी और चीनी दोनों समकक्षों के साथ बात करने के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया। चीन के स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई। बकाया मुद्दों को हल करने और सीमा इलाकों में शांति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। SCO, G20 और ब्रिक्स पर भी चर्चा की गई। इस साल में दूसरी बार हुआ है कि चीनी विदेश मंत्री भारत में हैं। समिट में एक और व्यक्ति ने खबर बनाई, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचे थे और 12 सालों में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला भारतीय दौरा था। हालांकि उनकी और डॉक्टर जयशंकर की बात हुई, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। चौथी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। यूपी पुलिस की STF ने आज मेरठ में गैंगस्टर अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया। अनिल ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव का रहने वाला था। यूपी पुलिस के मुताबिक भाड़े पर हत्या, लूट, रंगदारी, अवैध बालू खनन जैसे अपराधों में अनिल दुजाना शामिल था। उस पर 65 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 18 मुकदमे हत्या के थे। अनिल दुजाना की कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग से रंजिश चलती थी। इस रंजिश में कई हत्याएं हो चुकी हैं। 2012 में अनिल दुजाना और उसके गैंग ने सुंदर भाटी और उसके करीबियों पर AK-47 जैसे हथियारों से हमला किया था, ऑटोमेटिक हथियारों से। अनिल दुजाना बीते 10 अप्रैल को जमानत पर जेल से बाहर आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल से बाहर आते ही उसने अपने मामलों में गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया था। STF ने बताया कि आज मेरठ यूनिट को अनिल दुजाना के किसी साथी के साथ मीटिंग की खबर मिली, जिस पर STF ने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान STF की टीम ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी रुकने की बजाय तेजी से आगे बढ़ी और आगे जाकर एक पोल से टकरा गई। इसके बाद गाड़ी में बैठे अनिल दुजाना ने STF पर फायरिंग की। जवाब में STF ने भी आत्मरक्षार्थ संतुलित और नियंत्रित फायरिंग की, ये पुलिस की भाषा है, जिसमें दुजाना घायल हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पास से 3 पिस्टल, 1 तमंचा और काफ़ी कारतूस बरामद हुए हैं। ये सारी जानकारी जो हमने आपको बताई यूपी STF की तरफ से जारी की गई है। आखिरी सुर्खी आपके फ़ोन से जुड़ी है, फ़ोन से नहीं तो लैपटॉप से, माने जहाँ भी आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, सर्च इंजन का, इसके प्रोडक्ट्स का। आज वर्ल्ड पासवर्ड डे है, लेकिन गूगल ने इसको ख़त्म करने वाला फीचर रोल आउट कर दिया है। गूगल का नया फीचर है पास कीज, द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पासवर्ड। मतलब वो फीचर जिसके बाद पासवर्ड याद रखने, अलग अलग पासवर्ड बनाने से मुक्ति मिल जाएगी। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट तीनों मिलकर फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन FIDO अलायंस नाम के प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। ये फीचर कैसे काम करेगा अब वो बताते हैं। अभी तक हम हर वेबसाइट और ऐप के लिए अलग अलग पासवर्ड चुनते हैं, लेकिन नए तरीके में आपके फ़ोन का पासवर्ड ही हर अकाउंट का पासवर्ड होगा। यानी स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक या फिर फेस अनलॉक ही इकलौता पासवर्ड होगा। इसके अंदर अगर आप सिर्फ नंबर लॉक या पासकोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 वगैरह 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 जितना भी आप बनाते हैं ऐड नॉट लगा के, तो भी एक यूनिवर्सल पासवर्ड होगा सारे अकाउंट्स के लिए। गूगल के मुताबिक इस फीचर को गूगल यूजर्स के लिए आज से ही उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि अभी ये फीचर ऑप्शनल है, लेकिन फ्यूचर इसी का है। एक मजबूत सा 16 से 20 डिजिट वाला लंबा पासवर्ड बना लीजिए और टेंशन खत्म। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।